स्वागत है आपका सहारा समय में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। देश इन दिनों कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है और इस बीच कई प्रदेशों के आंकड़ों में मामूली राहत देखने को मिल रही है। माना जा रहा है कि देश की राजधानी में कोरोना की दूसरी लहर का पीक अब खत्म हो गया है। दिल्ली में लॉकडाउन की अवधि में संक्रमण की दर करीब 35% से घटकर 19% पर आ चुकी है। दिल्ली में रिकवरी रेट 92.1% आ चुकी है। इधर रोजाना आने वाले कोरोना के मामलों में भी कमी दर्ज की गई। बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,651 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना के चलते 319 मरीजों की इस दौरान मौत हुई है। राजधानी दिल्ली में पिछले 9 दिन के दौरान कोविड के संस्कार में 38% की कमी भी आई है। 28 और 29 अप्रैल को शमशानों में एक दिन में सबसे ज्यादा 700 से ज्यादा कोविड के अंतिम संस्कार हुए थे। इसके बाद अंतिम संस्कार के आंकड़ों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। राजधानी में एक्टिव पेशेंट्स की संख्या 85,258 है। दिल्ली में संक्रमण दर घटकर 20% से कम हो गई है। यहां कोरोना दर अब 19.1% है। वहीं कोरोना संक्रमण कम होने से हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन और बिस्तरों की किल्लत में भी कमी आई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर को थामने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। वहीं भारत कोरोना महामारी की दूसरी लहर से सबसे ज्यादा परेशान है, लेकिन भारत में तबाही मचा रहे कोविड का नया वेरिएंट अब पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना का भारतीय वेरिएंट काफी संक्रामक है और यह पूरी दुनिया के लिए चिंता और सरोकार का विषय है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि 18 से लेकर 44 साल के लोगों के लिए दिल्ली में वैक्सीनेशन जारी है। वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। हर सेंटर पर युवाओं की लंबी कतारें हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि लोगों के साथ मिलकर दिल्ली सरकार कोरोना को हराएगी और लोगों के चेहरे पर पहले जैसी खुशी कायम करेगी। दिल्ली में कोरोना के केस अब कम हो रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर भी अब कम हो रही है थोड़ी। आप सभी के सहयोग से लॉकडाउन भी सफल रहा। हमने पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन के बेड भी खूब बढ़ाए हैं। कल ही जीटीबी हॉस्पिटल के सामने 500 नए आईसीयू के बेड चालू किए हैं। अब दिल्ली में आईसीयू और ऑक्सीजन के बेड्स की कमी नहीं है। दिल्ली में वैक्सीनेशन पूरे ज़ोर शोर से चालू हो गया। लोगों में खूब उत्साह है। मैंने खुद देखा है दिल्ली सरकार के स्कूलों में जहां वैक्सीनेशन हो रहा है। मैं कई स्कूलों में गया, लोगों से बात की। लोग बहुत खुश हैं और अच्छे से अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। मैं अपने स्कूल स्टाफ और फ्रंटलाइन वर्कर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं जो वैक्सीनेशन में लगे हुए हैं। दिल्ली में लॉकडाउन लगाने का असर हुआ है, इस बात की तस्दीक हुई है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन से वायरस संक्रमण की चेन तोड़ने में सरकार को कामयाबी मिली है। कुछ दिनों में दिल्ली के अंदर जो पॉजिटिविटी है वो 36% से घटते हुए 19% के करीब आ गई है और जो टोटल केसेस थे 28,000 पर डे तक मैक्सिमम गए थे, अब ये कम होते हुए 12,500 के आसपास आ गए हैं। तो थोड़ी सी लगता है आशा की किरण नज़र आ रही है कि जो बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे थे अब वो कम होने स्टार्ट हुए हैं, परंतु अभी भी हम कंफर्ट नहीं ले सकते हैं। इसके अंदर 2 क्राइटेरिया हैं। जब तक पॉजिटिविटी 5% से नीचे ना आ जाए और केसेस भी मतलब 3-4 हज़ार से नीचे ना आ जाए, तब तक मुझे लगता है हमें पूरी तरह से मान के चलना चाहिए कि अभी केसेस काफ़ी माने जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, जिन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ पाने में कामयाबी लगी है। दरअसल इस लॉकडाउन को, या इसको हम कर्फ्यू भी कहते हैं, इसको थोड़ा पहले लगा दिया जाना चाहिए था, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में। दरअसल हाहाकार का जो अंतर है, पहले बार जब कोरोना ने देश में दस्तक दी थी और इस बार जब कोरोना कहर मचा रहा है, तो उसका एक बड़ा अंतर यही है कि पहली बार जब कोरोना ने दस्तक दी थी तो उसके फ़ौरन बाद लॉकडाउन पूरे देश में लगा दिया गया था, जबकि दूसरी बार जब कोरोना ने देश में हमला बोला तो उस वक्त जनजीवन सामान्य हो चुका था और सरकारों का भी ये विचार हो चुका था कि लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है और ऐसे में हमको आजीविका भी बचानी होगी, क्योंकि भारत में 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोज़ाना
कमाकर खाते हैं और उन लोगों की आजीविका प्रभावित होती है, इसलिए सरकारों ने लॉकडाउन न लगाने का फैसला किया। उसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लेकिन अब संतोष की बात यह है कि कुछ हद तक स्थिति पटरी पर लौटती हुई नज़र आ रही है। रिकवरी रेट भी बेहतर हुई है। इसके अलावा संक्रमण की दर में भी कमी आई है। ऑक्सीजन और संसाधनों की उपलब्धता भी पहले की तुलना में बेहतर हो रही है। मामलों का लगातार मिलना जारी है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि इन तमाम कदमों के बीच अब संख्या लगातार देश में कम होती जाए। कोविड महामारी ने देश में अच्छा खासा हाहाकार मचाया है। ऐसे में भारत इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में से है। दुनिया भर के देश भारत की मदद कर रहे हैं। एक तरफ वैक्सीनेशन का काम जहां सरकार मुस्तैदी से चला रही है। हम आपको बता दें कि अब तक देश में 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन का काम पूरा हो चुका है और 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिए जाने के काम की स्पीड दुनिया में सबसे तेज़ भारत में रही है। चीन और अमेरिका से भी कुछ हद तक ये गति बेहतर है, जबकि 18 लोगों को सबसे पहले भारत ने वैक्सीनेट किया है। बहुत बड़ा देश है, इतने सारे लोगों को वैक्सीनेट करना अपने आप में काफ़ी चुनौती भरा काम है। सरकार के लिए ये चिंता का सबब बना हुआ है। ऐसे में वैक्सीन के अन्य विकल्पों पर भी भारत को विचार करना चाहिए। हमने देखा कि रूस का स्पुतनिक भी देश में उसको अनुमति दी गई। कोविशील्ड और कोवैक्सीन तो हैं ही। ऐसे में पूरे देश से हाहाकार की खबरें आई, लेकिन अब बेहतर बात यह है कि स्थिति कुछ हद तक पटरी पर लौटती हुई नज़र आ रही है। लेकिन दूसरा चिंताजनक ट्रेंड ये है कि जहां शहरों में स्थिति कुछ हद तक कंट्रोल हो रही है, वहीं गांवों में संसाधनों का अभाव है और गांवों की जो तस्वीर है वो काफ़ी डराने वाली है। खासकर हाल ही में यमुना और गंगा के तटों पर कुछ गांवों में जिस तरह से शव बहते हुए पाए गए, वो अपने आप में चौंकाने वाली बात है। हालांकि प्रशासन ने दावा किया कि इनमें से ये सभी मौतें कोविड-19 वाली नहीं हैं, लेकिन गाँव में संक्रमण की दर तेज़ी से फैल रही है और एक के बाद एक तमाम गाँव ऐसे सामने आए हैं, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आगरा जनपद हो, जहाँ की कुछ गाँव में कई सारी मौतें हुई हैं। इसमें अनेक गाँव ऐसे हैं जिन्होंने शिकायत की है कि लोगों को बुखार और सर्दी खांसी जैसे सामान्य लक्षण हुए और उसके बाद उनकी सांस घुटने लगी और उनमें से कई लोगों की मौत हो गई। बहरहाल प्रशासनिक स्तर पर भी अनेक किस्म की ढिलाई की खबरें पूरे देश से हमें मिली। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब सारे बॉटलनेक्स को दूर कर लिया जाए। इस मौजूदा जो वेरिएंट है, इसको लेकर काफ़ी चिंता विश्व समुदाय में भी जताई जा रही है और ये माना जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है, ये डॉक्टर्स के लिए डील करना काफ़ी कठिन होगा, क्योंकि इसकी संक्रामकता सबसे ज़्यादा है। काफ़ी तेज़ी से ये वायरस फैलता है। यही हमने देखा, भारत में अचानक से इस वायरस ने हमला बोला और एक के बाद एक लोग संक्रमित होते चले गए। यहाँ तक कि हमारे चिकित्सा संसाधन नाकाफ़ी साबित हुए। ऐसे में जबकि ये कहा जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है, वायरस का ये वेरिएंट जब पश्चिमी देशों में या दूसरे अन्य देशों में दस्तक देगा तो वहाँ पर भी तबाही मचा सकता है और इससे डील करना सरकारों के लिए आसान नहीं होगा। शारिफ जाफरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी इस खास चर्चा में हिस्सा हम करेंगे और शारिफ जाफरी का रुख हम करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे शारिफ कि फ़िलहाल लखनऊ में हालात कैसे हैं? एक वो दौर था आपसे चंद रोज़ पहले ही जब 5000 से भी ज़्यादा पेशेंट्स पर डे आते थे। अब वहाँ पर हालात, ताज़ा हालात कैसे हैं? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों के मुकाबले आज काफी राहत महसूस की गई है। जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में 20,463 कोरोना पॉजिटिव के केसेस मिले हैं। 306 लोगों की मौत हुई है और कुल एक्टिव केस जो उत्तर प्रदेश में है वो 2,16,000 के पार है। लखनऊ की अगर बात की जाए तो आंकड़ा 1200 के आसपास आ गया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे जो आंकड़ा 5,000 के ऊपर लगातार जा रहा था, उस पर रोक लगी है। लखनऊ के अलावा मेरठ,
एक ऐसा जिला है मेरठ और गाजियाबाद जहां पर 1000 से ज्यादा केसेस मिले हैं। कुल मौत के आंकड़े की अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में अब तक तो ये 16,046 तक पहुंच गई है। यानी मौत का आंकड़ा भी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा है। लेकिन अगर हम पिछले दिनों जिस तरीके के हालात पैदा हुए थे 15 अप्रैल के बाद से, खासतौर से एकाएक अचानक केस बढ़ना शुरू हुए और लखनऊ में जो हालात पैदा हुए थे उसको अब ये कहा जा सकता है काफी नियंत्रण पाया गया है और जो कोरोना पॉजिटिव के केसेस हैं वो भी कम हुई है और जो मृत्यु हो रही थी, जिस तरीके से हालात देखे जा रहे थे शमशान घाट, खासतौर से जिस तरीके से लगातार डेड बॉडियां जलाई जा रही थी उस पर भी अब कमी नजर आने लगी है। जी। और ये शारिब, गाँव के संबंध में कोई तस्वीर आप हम तक पेश कर पाएंगे, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि शहरी क्षेत्रों में तो अच्छा खासा कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जो वायरस ने गाँव तक भी पेनिट्रेट कर दिया है। इस तरह के कुछ हालात पूर्वी उत्तर प्रदेश में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए हैं सामने? बिल्कुल, देखिए कई जगह से इस तरीके की बातें सामने आई हैं जहां जो ग्राम प्रधानी का चुनाव था उसके बाद 2 मई से मतगणना हुई है और मतगणना 6 तारीख तक चली है। कई लंबे समय तक मतगणना चली। इसके बाद से लगातार ये शिकायतें आ रही हैं कि अलग अलग गांवों में कहीं कहीं तो ये भी है कि एक गांव के 20-20 लोगों की एक सप्ताह के अंदर मौत हो गई है। ऐसे ही एक चिट्ठी गाजीपुर में ग्राम प्रधान ने लिखी थी, जिसके बाद डीएम उसके ऊपर बिफर गए थे और कहा था कि उस ग्राम प्रधान को पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी, न कि इस तरीके से चिट्ठी वायरल करना चाहिए थी। ये सिर्फ गाजीपुर की ही बात नहीं है, बल्कि कई और जिले हैं ऐसे, बलिया, भदोही, सोनभद्र, इसके अलावा मिर्जापुर, गोरखपुर के अलावा कई जिलों में जो ग्रामीण क्षेत्र है खासतौर से वहां पर लगातार कोरोना पॉजिटिव के केसेस पड़ रहे हैं और ये पहली बार हुआ है। पिछली बार की अगर बात करें 2020 में जब कोरोना पॉजिटिव के केसेस आ रहे थे तो देहात के इलाके जो थे वो कम प्रभावित थे, लेकिन इस बार जो माहौल बना है, जिस तरीके से आशंका भी जताई जा रही थी, तमाम लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर प्रधानी का चुनाव होगा और उसके बाद मतगणना होगी तो तमाम ग्रामीण इलाकों के लोग जो हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं। तो उसके ऊपर एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि वो लोग भी अब प्रभावित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि शहरी क्षेत्रों में जिस तरीके से हम लोगों ने मेडिकल सुविधा देखी उसके मुकाबले अगर बात की जाए तो देहात ग्रामीण इलाकों में उस तरीके की सुविधाएं नहीं है, बड़े हॉस्पिटल्स नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलेंगे, तमाम दवाइयों का टोटा पड़ा हुआ है। खासतौर से अगर गाँव में बात की जाए तो इसको देखते हुए हालात काफी चिंताजनक है और इसी को लेकर लगातार ऑफिसर्स मीटिंग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार निगाह रखी जाए और अगर कहीं कोई कोरोना पॉजिटिव मिलता है या किसी तरीके की कोई शिकायत आती है तो उस मामले में उनके परिजनों की भी जांच की जाए ताकि किसी तरीके से और ज्यादा नुकसान न होने पाए। जी चलिए शारिब, हम लौटेंगे आपके पास। इस बीच हम खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारा खास पैनल भी मौजूद है। अपोलो हॉस्पिटल से डॉक्टर विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर गुप्ता। साथ ही कुशल कार्डिक केयर के डायरेक्टर डॉक्टर मयूर जैन हमारे साथ मौजूद हैं। जैन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करूंगा डॉक्टर विवेक गुप्ता आपका। आप कोविड से जुड़े हुए तमाम केसेस से डील कर रहे होंगे। कोविड की जो नेशन वाइड संक्रामकता है और जो हाहाकार की स्थिति है वो तो हम सब देख ही रहे हैं। कोई मोटी असावधानियां अगर आप पाते हों जो कि ज़्यादातर पेशेंट्स द्वारा अर्ली स्टेज में की जाती हैं जिनको कि अवॉइड किया जा सकता है, उनका अगर आप जिक्र करके हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इस बारे में नॉलेज दें। जो बातें सबसे इम्पोर्टेंट है जो मेरे लिए वो ये है कि ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। एक ही जो 2 म्यूटेशन है, एक यूके वेरिएंट आया, उस पर इंडियन स्ट्रेन आया, उसको WHO ने कहा कि दिस इज ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न। और हमारे जो जेनोमिक एनालिसिस हुई है तो अगर 3,500 केसेस अपने इंडियन वेरिएंट में का 1617 है। उसके दिक्कत क्या है, ये वेरिएंट आया है दिस इज आल्सो हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ एवेडिंग द शील्ड ऑफ प्रीवियस इन्फेक्शन एंड आल्सो डबल वैक्सीनेशन। देखा गया है कि इस वेरिएंट का इसका मतलब है कि वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन वैक्सीनेशन। हमको करना ये पड़ेगा कि मैं कहता आ रहा हूं अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट।
अर्ली डायग्नोसिस हो नहीं सकती कि आरटीपीसीआर टेस्ट कराने में समय लगता है और आजकल अवेलेबिलिटी भी पुअर हो गई है। और जैसा आपका टीवी रिपोर्ट ने बताया कि ग्राम और ग्रामीण क्षेत्रों में भी चला गया, जहाँ की आरटीपीसीआर टेस्ट या रैपिड एंटीजन सुविधा नहीं। अब ऐसे केसेस में जो जो प्रिकॉशंस जो है वो तो सब लोग ले नहीं सकते, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क। तो मेरी राय है, पर्सनली एक सरकार से राय देना चाहता हूँ कि हम एक ग्रामीण क्षेत्र में खास करके एक पूरा किट बनाए जिसमें कि विटामिन सी, एंटीबायोटिक्स और विटामिन और साथ में बैक्टीरिया। ग्रामीण क्षेत्रों में ये ग्राम प्रधान के थ्रू, चिकित्सा केंद्र के थ्रू एक स्पीकर से चारों तरफ जाए हर क्षेत्रों में, कि वो पब्लिक को जानकारी दे कि 4 से 80 बुखार, सेंस ऑफ टेस्ट या ड्रास्टिक मोशन, 5 में कोई सिम्टम आ जाए जी। तो ऐसे केस में डोंट वेट आरटीपीसीआर टेस्ट और कोई और टेस्ट, आप ट्रीटमेंट दें और वहां पे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के डॉक्टर या नर्सों द्वारा या टेक्नीशियन द्वारा जी। ये दवा अवेलेबल कराई जाए। सेकेंड में अभी कुछ कम हो गए दिल्ली में, अगर ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह बढ़ेगा तो हम लोग टेस्ट का रेट भी नहीं पता लग पाएगा, हम लोग उसमें इलाज ही नहीं कर रहे हैं। दिल्ली बाय हार्ट अटैक और निमोनिया एंड बहुत समय है, अभी भी समय है हमारे पास। तो these 2 वेरिएंट्स, यूके वेरिएंट्स, इंडियन वेरिएंट्स, बोथ आर काफी विरुलेंट। जी जी जल्दी निमोनिया करते बेचारे गांव के लोग जी अस्पताल डॉक्टर पहुंचने गुप्ता, में दिक्कत होती है, अस्पताल में स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं है। जी जी तो अगर ये कोरोना किट का प्लान किया जाए, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से रिपोर्ट करूंगा कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए या पोलियो, हम लाउड स्पीकर से पब्लिक तो हमारी विलेज में पब्लिक है बताया जाए कि 5 सिम्टम आ जाए तो आप वेट ना करें, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जाएं और दवाई ले लें। जी जी लौटूंगा आपके पास डॉक्टर विवेक गुप्ता। दरअसल डॉक्टर गुप्ता बता रहे हैं कि कम संसाधनों में अब इतनी तेजी से अगर कोरोना वायरस फैल रहा है तो अवेयरनेस जनरेशन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्या उपाय किए जाने चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर मयूर जैन भी मौजूद हैं। डॉक्टर जैन, आपसे मैं ये समझना चाहूँगा कि इस वक्त हम इस स्ट्रेन की संक्रामकता का जिक्र कर रहे हैं और इसको इंडियन स्ट्रेन कहना तो खैर मुझे लगता है नाइंसाफ़ी होगी। ये निश्चित रूप से एक चाइनीज़ वायरस है और ये इंडियन स्ट्रेन नहीं है। अगर वर्ल्ड कम्युनिटी इंडियन स्ट्रेन इसको कह रही है तो इससे भारत को आपत्ति होनी चाहिए। आप क्या ऐसा पाते हैं कि विशेष रूप से ये जो स्ट्रेन है इसका व्यवहार मेडिकली समझना कितना मुश्किल और कितना आसान है? क्योंकि कुछ केसेस इस तरह के सामने आ रहे हैं जिसमें मैं देख रहा हूं कि अचानक से मौत हो रही है जबकि बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेशन ऑफ हेल्थ नहीं हुआ, जबकि कुछ केसेस में एक आम बीमार व्यक्ति की तरह ही व्यक्ति व्यवहार कर रहा है। आपके लिए इसको समझना क्या मुश्किल हो पा रहा है? पॉइंट रखना चाहूँगा, ये जो नया स्ट्रेन आया है, आप सही बोल रहे हो कि इसको इंडियन स्ट्रेन बोलना मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो जिस जगह जाएगा वायरस अपने आप म्यूटेट करेगा, तो जिस कंट्री में म्यूटेट करेगा वो ये गलत है कि उस कंट्री से उसका नाम लिया जाए। तो ये जो नया वायरस, ये जो स्ट्रेन है, इसके 3 खूबियां है। एक है कि ये बहुत ज्यादा संक्रमित हो रहा है, इसका संक्रमित करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। तो आप ये देख रहे हो कि इस बार ऐसा हो रहा है कि फैमिली में एक को होता है तो सारे को ही हो रहा है, आप भले प्रिकॉशन ले लो। सो इट इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। दूसरी चीज, ये वाला जो वायरस है यंग लोगों को, 45 या 60 से कम, 45 से कम वाले लोगों को भी अफेक्ट कर रहा है और सीवियर अफेक्ट कर रहा है। तीसरा है इस चीज की खूबी यह है कि ये लेट सिम्टम्स प्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत लंबा जो दौर है वो एसिम्टोमेटिक रह रहा है पेशेंट को और डॉक्टरों को भी। उसके जो लक्षण हैं वो समझ नहीं आ रहे, क्योंकि वो लेट आते हैं पेशेंट में, तो ये लेट प्रेजेंट कर रहा है। इसके कारण पेशेंट थोड़ा लेट डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इसके अपने पास इलाज क्या है, जल्दी टेस्ट किया जाए। जैसे घर में किसी एक को अगर तकलीफ हो रही है तो सारे लोगों ने टेस्ट करा देना चाहिए, जल्दी टेस्ट करा देना चाहिए, क्योंकि अब पता है कि ये जो वेरिएंट है ये जल्दी फैलता है। जैसे घर में सबको हो सकता है, तो और इसके अलग जो व्यवहार है, जैसे इससे पेट में दर्द हो रहा है, इससे लूज मोशंस हो रहा है, तो लोग अभी भी वही सोच रहे हैं कि मेरे को सर्दी खांसी नहीं है तो मुझको कोरोना नहीं है। बट ये चीज इस वेरिएंट के साथ नहीं है। ये वेरिएंट के साथ सांस फूलना जो है, ये तकलीफ बहुत लेट आ रही है। पहले पेट में दर्द होना, दस्त होना,
ये सारी छोटी छोटी तकलीफ, फीवर भी थोड़ा लेट आ रहा है पेशेंट्स को, तो ये सारा इनको जल्दी पहचान के अपने सिम्टम्स को या अपने लक्षण को जल्दी पहचान के अपने डॉक्टर से जल्दी संपर्क करना चाहिए और जल्दी इलाज शुरू करना चाहिए। अर्ली टेस्टिंग, अर्ली ट्रीटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली ट्रीटमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही मैं डॉक्टर मयूर जैन आपसे एक सवाल और मैं समझना चाहूँगा। हालांकि ये पूरी तरह से एक डॉक्टर के डोमेन का सवाल नहीं है, फिर भी चूंकि आप कोविड से डील कर रहे हैं, तो क्या आपके मेडिकल सर्कल्स में भी ये संभावना डिस्कस हो रही है कि ये किसी किस्म के बायो वारफेयर का भी अंग हो सकता है? ये थोड़ा तो ये पॉलिटिकल पार्ट हो जाता है, तो हालांकि डॉक्टर फैटर्निटी अभी पेशेंट के ओवरलोड से इतना ज्यादा जी, जाहिर तौर पर मैं समझ सकता हूं। एक और चीज़ आपसे समझना चाहूँगा मैं डॉक्टर जैन की, कोई पेशेंट अगर कोविड से संक्रमित है और वो एडमिटेड मान लीजिए है, और हम ये कहें कि हम ये मान लेते हैं कि वो रिलेटिवली जो हल्का वेरिएंट है उससे संक्रमित है, तो क्या किसी कोविड वार्ड में एडमिटेड वो जहां पर अन्य पेशेंट्स भी हैं और काफ़ी सारे कोरोना वायरस हैं और अलग अलग स्ट्रेन इसके मौजूद हो सकते हैं, तो एक ही पेशेंट मोर देन वन स्ट्रेन से भी संक्रमित हो सकता है वहां जाने के कारण? ऐसा भी होता है क्या? नहीं, दिस इज साइंटिफिक। बाहर वाला स्पाइक प्रोटीन जिसको बोलते हैं, एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट तैयार हो जाती है। तो क्योंकि जब अस्पताल में पेशेंट लोगों को, सब पेशेंट जब मास्क पहन रहे हैं, पेशेंट से दूसरे पेशेंट को वो स्ट्रेन का इन्फेक्शन होना थोड़ा कम पॉसिबल है, और ये हमको अब तक तो हमारे प्रैक्टिस में नहीं दिखा है। जी, डॉक्टर विवेक गुप्ता, आपके पास लौटूंगा। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी हम यही मानकर चल रहे हैं कि कोविड की वजह से जो मौतें हो रही है वो मुख्य रूप से सांस से जुड़ी हुई तकलीफ होना, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, और उसकी वजह से वो मौत व्यक्ति की होती है। यानी जो प्रभावित होने वाला जो अंग होता है वो किसी पेशेंट के फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं। आप इस बारे में हमको क्या बताना चाहेंगे, और कौन कौन से वाइटल ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनको कोविड का ये वायरस प्रभावित करता है और जो कि व्यक्ति की कंडीशन डिटेरियोरेट होने का कारण बन सकता है? मैं आपके थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ इस बात को जवाब देने के लिए। आपने कहा था कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता। जी जरूर। अभी मैं थोड़ा इसमें बताना चाहूंगा कि मैं जो सोचता हूँ कि जितने हम लोग कोविड के या किसी और वायरस के इतने म्यूटेशन, जो नेचुरल म्यूटेशन होते हैं, उसमें इतना घातक म्यूटेशन हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा। जो तक कि आप अगर पुराने हिस्ट्री में चले जाइए, स्पेनिश फ्लू जो हुआ था उसमें हम लोग की जो मेडिकल चिकित्सा वॉज नॉट दैट मच डेवलप, 1918 की बात है। अब हमको तो ये लगता है, जो मेरी फीलिंग है, कि ये अगेन दिस इज द म्यूटेशंस आर आल्सो गेटिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड समवेयर। अब देखिए, चाइना इज बेटर नाउ एंड वी आर ऑल सफरिंग। तो ठीक है, ये तो पॉलिटिकल मामला है, आई डोंट वांट टू कम इनटू, बट आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग, इट इज नॉट नेचुरल। अब आपने बताया कि फेफड़े के अलावा और क्या क्या अंग होते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा कॉमन तो यही होता है, हाइपोक्सिया होता है, बिकॉज ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज आती है लंग के अंदर। ये वायरस जब रेप्लिकेट करता है तो इट लीड्स टू डेथ ऑफ द सेल्स, और सबसे ज्यादा संक्रमण प्रॉब्लम होती है लंग्स में। लंग्स में अगर HRCT स्कोर 15/25 से ऊपर होता है, तो 17, 18, 19, 20, तो उसको पेशेंट्स को लंग में ऑक्सीजन की जरूरत इतनी पड़ती है कि ही रिक्वायर्स ऑक्सीजन। शुरू में हम ऑक्सीजन, नॉर्मल ऑक्सीजन देते हैं, फिर हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं, वेंचुरी मास्क देते हैं, फिर हाई फ्लो कैनुलास देते हैं, फिर नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन करते हैं, और उसके बाद वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिटीरिएशन। जी, और साथ में ये भी जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब, आप जैसे कह रहे हैं कि वाकई में दरअसल म्यूटेशन जितनी तेज़ी के साथ हो रहा है, वो शक की सुई इस दिशा में खड़ी करता है कि ये एक बायो वारफेयर का अंग हो सकता है और ये जीनेटिकली कहीं से मैन मेड डिजास्टर या उसको इंजीनियर कहीं से किया जा रहा हो सकता है। क्या इस तरह की स्टडीज़ हुई हैं? हम ये कब तक माने कि कोरोना वायरस कब तक म्यूटेट करता रहेगा? हम ये मान लें कि जितना इसका म्यूटेशन होना था वो हो चुका, वायरस म्यूटेट करते हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन ये कब तक अपनी फॉर्म्स इस तरह से बदलता रहेगा? देखिए, वायरस जो है म्यूटेट करते रहेंगे। जैसे जैसे आप वैक्सीन बनाएंगे, दूसरा वेरिएंट आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा। अब होता क्या है, नॉर्मली इस तरह की वायरल डिजीज जो है, हम लोग जब एक वैक्सीन डेवलप कर लेते हैं तो एक पर्टिकुलर वायरस जीनोमिक एनालिसिस के हिसाब से कर लेते हैं। अब वो वैक्सीन हम लोग, जैसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हुई, या इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन क्या हर साल में एक बार लगती है और पेशेंट नॉर्मली ठीक रहते हैं और बाकी लोग 80% एफिकेसी के साथ ठीक रहते हैं। अगर इस तरह म्यूटेट करता रहेगा और अगर जेनेटिकली इंजीनियर्ड है
तो बहुत ही खतरे की घंटी है, हम लोग इसको रोक नहीं पाएंगे। वी हैव टू रियली डू समथिंग पॉलिटिकली टू स्टॉप पीपल हु आर डूइंग इट। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी का नाम सुना होगा, जब हम जी। देखेंगे पूरे विश्व के 80% या 70% लोग इन्फेक्ट हो चुके होंगे या वैक्सीनेट हो चुके होंगे, जी। तब हम सोच पाएंगे कि शायद हम अब इससे निजात पाएंगे। लेकिन देन वी आर नॉट श्योर कि एक और म्यूटेशन ऐसा हो जाए या बना दिया जाए जो उस वैक्सीन की शील्ड को भी खत्म कर पाए। तो कहने का मतलब है द फ्यूचर हैज टू बी टेकन केयर बाय WHO, बाय द अथॉरिटीज, बाय सुपर पावर्स लाइक अमेरिका, रशिया, यूरोपियन यूनियन। These people have to find out the reason, otherwise we will keep on developing vaccine after vaccine and there is no end to that. तो हम लोग को ये सोचना पड़ेगा, सोचने की दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा पॉलिटिकल लीडर्स को, खास करके जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कि हाउ टू स्टॉप दिस। You can't stop a natural mutation, but we can always stop a genetically engineered mutations. वो है कि नहीं है मैं समझ नहीं पाऊंगा, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर। लेकिन एक शक की जाता है, क्योंकि इतने म्यूटेशंस, इतने वायरस, हम लोग, ऐसा नहीं कि वायरल डिजीज होती नहीं है। मैं 10, 15, 30 साल की प्रैक्टिस, 25 साल की प्रैक्टिस में अलग अलग वायरस होते हैं। गुलेन-बारे सिंड्रोम होता है, देयर आर वायरल एनकेफेलाइटिस होती है जिसमें ब्रेन पे आता है, उसके भी म्यूटेशन होते हैं। कभी इतना संक्रमण वाला, इतना ज्यादा कॉन्टिजियस, इतना विरुलेंट कि 1 to 2%, 3%, 4%, 5% मोर्टेलिटी हो जाए, और इतनी सुविधा होने के बाद अमेरिका जैसा डेवलप्ड नेशन, इटली जैसा डेवलप्ड नेशन, हमारे यहाँ भी डेवलपमेंट काफी हो चुका है, उसके बावजूद भी हम लोग डेथ्स नहीं बचा पा रहे हैं। देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड वी हैव टू रियली लुक सीरियसली इनटू दिस। एक डॉक्टर के नाते ये काफ़ी महत्वपूर्ण बयान है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। डॉक्टर विवेक गुप्ता जो बात कह रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, और ये बात इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि 2015 का वो डॉक्यूमेंट यूएस ऑफिशियल्स के हाथ लगा है, जिसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चाइनीज़ आर्मी इस बात को डिस्कस कर रही थी कि क्या कोरोना वायरस का इस्तेमाल बायो वॉरफेयर के लिए किया जा सकता है। कौन जाने कि हकीकत क्या है, ये हमको देखना होगा। हम एक बार फिर डॉक्टर मयूर जैन के पास चलते हैं। डॉक्टर जैन, आपसे जानना चाहूँगा कि जिन घरों में कोरोना पेशेंट्स हैं और घर पर ही उनकी देखभाल की जा रही है, डॉक्टर से का जो प्रेस्क्रिप्शन है, बाय एंड लार्ज उनकी स्थिति ठीक है, वार्निंग साइंस क्या हैं जिसके बाद जो परिजन हैं उनको सतर्क हो जाना चाहिए और पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए, ये ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। तो ये वायरस का वार्निंग साइंस है, मैंने जैसे बताया कि थोड़ा लेट प्रेजेंट कर रहा है, तो आपको जो पहले लक्षण आने हैं उनको समझना है। जैसे बदन में दर्द आना, हल्का सा भी बुखार आना। 99 इंडिया में आदत है, नहीं मैं आज काम ज्यादा कर लिया ऐसे बुखार आ गया। कोई भी बुखार को आपको इग्नोर नहीं करना है। सर्दी खांसी होना, अगर ये सब नहीं हो रहा है तो पेट में दर्द और दस्त लगना, ये भी आजकल इस वायरस से हो रहा है। आपको अपना ऑक्सीजन लेवल दिन में 2 या 3, जैसे आपको पता चलता है कि आपको कोई बॉडी एक हो रहा है या आपको हल्का बुखार आया है, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन दिन में 3 बार कम से कम चेक करना है। और ऑक्सीजन लेवल अगर 94 के नीचे जाता है तो आपको सतर्क हो जाना है, और 93 के नीचे जाता है तो आपको अपने डॉक्टर को दिखा के सीटी स्कैन करवा के, अगर वो बोलते हैं तो एडमिट होना जरूरी हो जाएगा। जैसे इन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने, जैसे सीटी स्कैन स्कोर अगर बहुत ज्यादा है तो एडमिट होकर ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। ये सब जो लक्षण है, अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना बहुत जरूरी है। बुखार को इग्नोर नहीं करना है। बच्चे ये याद रखना है घर में कि बच्चे स्मॉल किड्स आर साइलेंट स्प्रेडर्स। छोटे बच्चों को यूजुअली सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, बट वो उनके अंदर वायरस पनपता है और वो सभी के पास जाते हैं बच्चे। तो बच्चे हैं जो सबको फैलाते हैं। तो ये सब सिम्टम्स पहले बच्चों में अगर आते हैं तो सबने सतर्क होना है, सबने अंदर मास्क पहनना है, बच्चों का टेस्ट डॉक्टर को दिखवाना है और उनके ध्यान रखना उनके ऑक्सीजन लेवल पे, क्योंकि बच्चे यूजुअली एसिम्टोमेटिक होते हैं, उनको कोई ज्यादा लक्षण नहीं आएंगे लेकिन वो स्प्रेड करेंगे सबको। तो बड़ों में किसी को भी बुखार आता है या दस्त लगना, पेट में दर्द होना, हेडेक, आजकल ये वायरस हेडेक भी बहुत ज्यादा कर रहा है जी। तो ये सब छोटे छोटे सिम्टम्स है जो इनको पहले मालूम करना है। मैं थोड़ा आपके लास्ट क्वेश्चन पर थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड भी देना चाहूंगा, जो आप वायरस के म्यूटेट करने की बात कर रहे थे। अगर आप नेचुरल हिस्ट्री देखिए इन्फ्लुएंजा का, तो धीरे धीरे इन्फ्लुएंजा अब तक म्यूटेट कर ही रहा है, जो सर्दी खांसी वाला वायरस है। तो मेरा ये मानना है, मैं थोड़ा पॉजिटिव सोच वाला इंसान हूँ, मेरा ये मानना है ये वायरस जब धीरे धीरे म्यूटेट करेगा तो अल्टीमेटली विद इन फ्यू ईयर्स इट इज गोइंग टू एंड इनटू अ सिंपल कोल्ड। जैसे अपने वो सर्दी खांसी होती है, उस तरह से ये वायरस एंड हो जाना चाहिए, अगर ये वायरस एक्चुअल नेचुरल म्यूटेशन है तो। क्योंकि जब ये नेचुरली म्यूटेट करता है तो ये खुद चाहता है जिंदा रहना, तो ये नहीं चाहेगा कि अपने होस्ट को इतनी तकलीफ हो कि उसकी जान चली जाए, बिकॉज इनको ग्रो करना है। हर एक जीव का तथ्य होता है जीने का कि मैं म्यूटेट करूं, मैं ज्यादा प्रोड्यूस करूं, मैं जिंदा रहूं।
तो जब ये जहाँ रहता है वही इंसान, समझ लो अपन होस्ट है, वो अगर ध्यान गवाता है तो इनका स्प्रेड होने का या म्यूटेट होने का चांस कम हो जाता है, इनका मल्टीप्लाई होने का चांस कम हो जाता है। तो मेरा ये मानना है पॉजिटिव एटीट्यूड से कि धीरे धीरे ये वायरस अपने आप को म्यूटेट करेगा इनटू अ माइल्डर फॉर्म, एंड इन द एंड जैसे अभी अपने पास स्वाइन फ्लू है, इक्का दुक्का केस आते हैं, वैसे ही ये रह जाएगा। जी, आई होप सो। ये एक शुभ संकेत है, लेकिन डॉक्टर जैन ये भी तब होगा जब ये वायरस एक नेचुरल वायरस होगा और ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड कहीं से नहीं होगा और ये बायो वॉरफेयर का अंग नहीं होगा तब। अन्यथा इसको किस दिशा में मोड़ा जाएगा ये अभी देखने वाली बात होगी। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। डॉक्टर विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मयूर जैन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होते हैं।